नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि सरकार की ओर से ई कॉमर्स को लेकर जो नए रूल्स फ्रेम किए गए हैं वो क्या हैं, उसका दायरा क्या है और नए रूल्स के बाद ई कॉमर्स कंपनियों पर क्या इसका असर पड़ेगा, कंज्यूमर को क्या इससे फायदा होने जा रहा है और एग्रीगेटर्स के लिए इसमें क्या कुछ खास नियम बनाए गए हैं, इनके उल्लंघन पर किस तरीके से पेनल्टी या सजा का प्रावधान है और इससे इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं तीन बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं रविंदर जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रजनीश वाही हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्नैपडील से। रजनीश जी, स्वागत है। हमारे साथ शीर्षी कुंवर हैं, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। शीर्षी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं रविंदर जी आपसे करना चाहूंगा कि अगर हम इस पूरे के पूरे सेक्टर को देखें तो लंबे अरसे से एक डिमांड हो रही थी रेगुलेशन को लेकर और कुछ रूल्स को लेकर, और जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने देखा पब्लिक के सामने आया और अब लागू हुआ देश भर में, उसके साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी नए रूल्स। क्या बेसिक एजेंडा है इन रूल्स का, क्या इनका दायरा है और मकसद क्या है? नमस्कार कविन जी। अगर आप देखेंगे तो ई कॉमर्स एक नया क्षेत्र है जिससे अभी बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है और इसमें तरह तरह की नई समस्याएं लोगों के सामने आती रहती हैं। और शुरू में गवर्नमेंट का जो व्यू था इसको यही था कि जहां इंटरफेरेंस के बगैर ये बढ़ सके वहां उतना अच्छा होगा, किंतु फिर धीरे धीरे ये डिमांड आने लगी कि कुछ एरिया ऐसे हैं जिसके अंदर इसमें नियंत्रण की आवश्यकता है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और उसमें एक एस्पेक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि जब आप कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ख़रीदते हैं तो आप एक फ़ोटो देखकर ख़रीदते हैं और उसके बेसिस पे आपके पास जब सामान वास्तव में पहुंच जाता है तब आपको उसकी एक्चुअल क्वालिटी पता चलती है, तब आपको पता चलता है कि जो फीचर्स वहाँ लिखे थे वो अवेलेबल हैं कि नहीं। तो उस दृष्टिकोण से यह बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो कंज्यूमर है उसको एक तो जो जानकारी प्लेटफॉर्म पे मिल रही है वो सही जानकारी मिले, और दूसरा कि जब उसके पास प्रोडक्ट आ जाता है और वो कंपेयर करके देखता है कि प्रोडक्ट वैसा नहीं है जैसा उसको उम्मीद थी, तो उसको वो प्रोडक्ट वापस करने का एक राइट होना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से ये जो नए नियम आए हैं वो उसको कवर करते हैं। उसके अतिरिक्त कौन सेलर है, उसकी क्या एड्रेस है, उसने सही से ग्रीवांस रिड्रेसल का व्यवस्था की है कि नहीं की है, इन चीज़ों को भी इन रूल्स के अंदर रखा गया है। तो इसमें डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं, ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं, मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं और सेलर्स हैं या जो खुद अपना सामान बेच रहे हैं, उनके हिसाब से दिया गया है कि किस तरह की उनको रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है ताकि जो कंज्यूमर है उसको सही प्रोडक्ट प्राप्त हो सके ई प्लेटफॉर्म। ओके, शीर्षी, अगर मैं समझना चाहूँगा व्यूअर्स के नज़रिए से कि पहले जो अब तक हम मॉडल देखते थे भारत में ई कॉमर्स सेक्टर को लेकर और जो रूल्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्या नया बदलाव जो है खास तौर पर इस बार किया गया है जिसके चलते मैं कहूँ कि एक बड़ा फर्क दिखेगा इस पूरे के पूरे सेक्टर में, चाहे वो कंज्यूमर के नज़रिए से हो, चाहे वो एग्रीगेटर के नज़रिए से हो या फिर ई कॉमर्स कंपनियों यानी कि प्रोड्यूसर्स के नज़रिए से हो? जी, पहले जो इंडिया में ई कॉमर्स का ट्रेड था उसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपने आप को एग्रीगेटर के जैसे क्लासिफाई करते थे और उनको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस 2011 के अंदर डील करते थे, जो मोस्टली डाटा पॉलिसीज और साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस हुआ करती थी। लेकिन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का और उनके कंज्यूमर का जो एक कंज्यूमर और प्रोडक्ट सेलर वाला रिलेशनशिप है, उसके ऊपर कोई संविधान नहीं था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अमेंडमेंट और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ई कॉमर्स गाइडलाइंस अभी जुलाई 2020 में आई है, इसके अंदर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को एज प्रोडक्ट सेलर क्लासिफाई करके उनको जो प्रोडक्ट्स उनके थ्रू कंज्यूमर को एक्सेसिबल है उनके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके लिए हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को लायबल बनाते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी हैं वो ऑथेंटिक हैं, जो एडवर्टाइजिंग है वो ऑथेंटिक है, जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है वो ऑथेंटिक है, जो प्राइसिंग है वो मैनिपुलेटेड नहीं है। इस तरह की जो एक कंज्यूमर की तरफ लाइबिलिटी होती है, उसके लिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ई कॉमर्स गाइडलाइंस के अंदर
हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कंज्यूमर के लिए लाइबल बनाते हैं। और क्या पहले जिस तरीके से जो भी तमाम मैं कहूँ कि ऑनलाइन पोर्टल हैं और वहाँ पर जो प्रोडक्ट होता था, अगर प्रोडक्ट में किसी भी तरीके की कोई क्वालिटी को लेकर इशू हो, प्राइसिंग को लेकर हो या डुप्लीकेसी को लेकर हो, एग्रीगेटर जो होते थे वो कहते थे कि ये सेलर्स की ओर से है, वो उससे बच पाते थे। नए नियमों में क्या उसका ध्यान रखा गया है और क्या इसके लिए अब बराबर की जिम्मेदारी उन एग्रीगेटर पर भी होगी और साथ ही साथ जो सेलर है उस मंच पर उसकी भी? जी, बिल्कुल। पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपने आप को एग्रीगेटर कह के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स की ओर और सेलर्स की ओर डाल देते थे। अब नए ई कॉमर्स रूल्स के अंदर एग्रीगेटर्स को, प्रोडक्ट सेलर्स को, एग्रीगेटर्स को उनकी पूरी लायबिलिटी डिफाइन की गई है प्रॉपर तरीके से, और उसके लिए पीनल एक्शंस भी प्रोवाइड कराए गए हैं। ओके, रजनीश जी, नई गाइडलाइंस को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ई कॉमर्स जो हम देखते हैं भारत में, जिसका ईयरली जो ग्रोथ है करीब 50% से ज़्यादा का नजर आता है। हालांकि भी छोटा हिस्सा है ओवरऑल जो रिटेल मार्केट है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है। ऐसे में नियमों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी और जो केसेस या कंप्लेंट्स आती थी नए नियमों के लिहाज से, उसमें कितना बड़ा फर्क आने जा रहा है, अगर मैं कहूँ कि एग्रीगेटर या प्रोड्यूसर और जो कस्टमर हैं उनके रिलेशन को लेकर? जी शुक्रिया। सो इंडिया में ऑलरेडी अबाउट 10 करोड़ कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग हर महीने करते हैं और अगले 5-1 साल में ये 40 से 50 करोड़ की फिगर चली जाएगी। तो रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना कंज्यूमर्स कंफ्यूज रहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की है। इस रूल्स में खासकर ये फ़ायदा हुआ है कि 2 तरह के ई कॉमर्स बिजनेस इंडिया में हैं। एक जो अपना सामान खुद बेचते हैं, एक जो मार्केट प्लेस हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर सामान बेचते हैं। क्योंकि रूल्स पहले क्लियर नहीं थे तो बायर भी कंफ्यूज रहते थे, लॉ एनफोर्समेंट भी और जुडिशरी भी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। इन रूल्स में मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बड़ा साफ साफ लिखा है कि सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, मार्केट प्लेस की कहाँ तक है, और जो ई कॉमर्स एंटिटी अपना सामान खुद ही बेच रहे हैं वो एक तरह से डी फैक्टो सेलर माने जाएंगे। उससे एक फ़ायदा होगा कि कंज्यूमर्स कंफ्यूज नहीं होंगे, दे विल नो कि उनका राइट किसके अगेंस्ट है। इससे और बड़ी बात यह है कि इस पर टाइमलाइंस दिए हैं गवर्नमेंट ने कि आप 1 महीने के अंदर रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि एक कंज्यूमर के पास में इतना समय या रिसोर्सेज नहीं रहते कि वो लंबा लीगल बैटल चलाएं। तो 1 महीने की टाइमलाइन, जिसके बियॉन्ड फाइन्स वगैरह हैं, ये बहुत क्लियर कट रूल है, जिसमें एक तरह से डिसिप्लिन भी आएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा मार्केट प्लेस के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। और रजनीश जी, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू था और इन नए नियमों में उस पर खास तौर मैं कहूँ कि अंडरलाइन किया गया है, एक्सपायरी डेट है, रिटर्न है, रिफंड है, एक्सचेंज है, वारंटी, गारंटी, इसको बहुत साफ शब्दों में बताना होगा जो भी ई कॉमर्स कंपनी है या फिर जो भी मैं कहूँ कि एग्रीगेटर हैं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा कंप्लेन दिखती हैं, अगर सरकार के आंकड़े देखें या फिर अनऑफिशियल जो रिसर्च है उसके भी आंकड़े कुछ यही इशारा करते हैं। इस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा या कितना रिजॉल्व कर पाएंगे नए रूल्स के तहत? कविन जी, ऐसा है कि मार्केट प्लेसेस अभी भी कंज्यूमर केसेस को मोस्टली हफ्ता 10 दिन में सॉल्व कर देती हैं, क्योंकि उनकी अपनी गुडविल भी है। पर कुछ ऑपरेटर ऐसे होंगे शायद जो इतना डिसिप्लिन नहीं कर पाते या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। सो एक टाइमलाइन होने से, जिसके बियॉन्ड फाइन होने की संभावना है, मार्केट प्लेसेस और रिसोर्सेज लगाएंगी। लॉ में लिखा है कि हर मार्केट प्लेस को एक चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर रखना जरूरी है, जिसका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टमर्स को मालूम होगा। तो इसलिए कस्टमर्स को क्लैरिटी होगी और एक लीगल एस्केलेशन के डर से मार्केट प्लेसेस या ई कॉमर्स एंटिटीज ज़्यादा टाइम बाउंड काम करेंगी। तो एक कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल ई कॉमर्स सेक्टर के लिए भी बेनिफिशियल है। रविंद्र जी, क्योंकि ई कॉमर्स में भी बहुत सारे मैं कहूँ कि अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग डिविजन्स के लेवल पर हैं, छोटे बड़े एग्रीगेटर हैं जिनका दायरा बहुत ज़्यादा छोटा है, कुछ का बहुत ज़्यादा बड़ा है। नए रूल्स में क्या वो सभी कंपाइल करने के लिए उसको कंपेल करते हुए नजर आते हैं, या फिर इसमें भी आपने कोई एक बैरोमीटर, कोई एक बेंचमार्क रखा है कि मिनिमम सेलर या सेलिंग या फिर जो उसका ईयरली टर्नओवर है उसके तहत ये गवर्न होगा, या फिर इसके दायरे में वो सभी होंगे जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करते हैं?
देखिए वैसे तो अगर आप ई कॉमर्स एंटिटीज़ को देखें तो जैसे बताया गया कि डिफरेंट तरह के टाइप के ई कॉमर्स एंटिटीज़ होते हैं। कुछ अपना खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ जो सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अलग अलग रोल एंड फंक्शनिंग उनकी रहती है। जो खुद का माल बेच रहे हैं उनको क्वालिटी मालूम है प्रोडक्ट की, वो जानते हैं कि क्या करना है उसके। तो इसके अंदर इन तीनों के लिए, जैसे मैंने कहा, ई कॉमर्स एंटिटीज़ के लिए पहले अलग से बताया है कि उनको क्रिएट करना होगा। एक तो 2 पोस्ट उनको क्रिएट करनी होंगी, या तो उनको कोई एक नोडल ऑफिसर बताना होगा या उनको एक सीनियर डेजिग्नेटेड फंक्शन ही बताना होगा कंप्लायंस करने के। और उसके अलावा उनको फिर अपना पूरा डिटेल देना है कि कहाँ है हमारी कॉमर्स एंटिटी, का क्या नाम है, हमारा ज्योग्राफिकल एड्रेस क्या है, वेबसाइट क्या है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं। तो उस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं विच आर नॉट वेरी ऑनरस रिक्वायरमेंट्स, दीज आर इजीली अवेलेबल विद द पीपल। देन जो बाकी आपके सेलर्स वगैरह हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट डाली गई है कि किस तरह की कंप्लायंस वो करेंगे। तो ये हो सकता है कि कुछ छोटे केसेस में ये दिक्कत लोगों को फेस हो, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। बट जनरली जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वैसी बहुत बेसिक किस्म की रिक्वायरमेंट रखी गई है एक प्रोडक्ट की डेफिनेशन वगैरह देने के बारे में। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो आपको 48 घंटे के अंदर एक उसकी एक्नॉलेजमेंट देनी है एंड देन उसको 1 महीने के अंदर डिस्पोजल करना है। अगेन जो डिपेंडिंग अपॉन कितनी कंप्लेंट्स इस मामले में प्राप्त हो रही हैं, हो सकता है रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़े लोगों को। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन द ई कॉमर्स कंपनी। और क्या रविंद्र जी, क्योंकि एक सबसे बड़ा इशू ई कॉमर्स में दिखता था डुप्लीकेसी को लेकर, यानी कि नकली सामान या उस तरीके की क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ कहीं ना कहीं उनकी इमेज को डेंट करते हुए इस तरह के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आते थे कुछ पोर्टल्स पर। और इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फोकस ऐसे ही जो मैं कहूँ कि क्राइम है उससे जुड़े उस पर फोकस किया गया है। और यहाँ पर जो है इसका लिंक जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ किया गया है तो किस तरीके से बेनिफिशियरी एक कंज्यूमर के नज़रिए से होगा और उसका दायित्व मैं कहूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सिर्फ ना प्रोड्यूसर्स की होगी बल्कि उस मंच, उस फोरम की भी होगी जो सामान को डिलीवर कर रहा है। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन में और स्पेशली जब ई प्लेटफॉर्म पे सामान बेचने की बात थी तो काउंटर फीटिंग इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे थे और इसको किस तरह से हैंडल किया जाए ये एक बड़ा चैलेंज था। तो वंस आपने व्यवस्था कर दी है कि जो भी ग्रीवांस है उसका रिड्रेसल हो और साथ में अगर आदमी वापस कर रहा है तो उसको वापस करने से आप मना नहीं कर सकते, उसका जो रिफंड है उसको आपने देना है। रिफंड देने के अंदर में भी डिफाइन किया गया है। तो ऐसी स्थिति में एक बार जब अगर काउंटरफीट प्रोडक्ट आया है तो कंज्यूमर के पास एक ऑप्शन दी गई है तो उस प्रोडक्ट को लौटा सके और अपना पैसा वापस ले सके और कोई भी और ग्रीवांस है तो उसका रिड्रेसल कर सके। तो मेरे ख्याल में काउंटरफीट के अगेंस्ट दीज रूल्स विल बी वेरी सिग्निफिकेंटली हेल्पफुल। ओके शेषी, क्यों क्या कंज्यूमर के पास ज़्यादा पावर नज़र आने वाली है इन रूल्स के ज़रिए? अब अगर हम ई कॉमर्स पर कोई भी कंज्यूमर वहाँ पर ख़रीदारी करता है और किस तरीके से वो इन नए नियमों के साथ ज़्यादा मजबूत नज़र आएगा? क्या ख़ास रूल्स या प्रोविजंस हैं जिनका वो फ़ायदा उठा सकता है अगर वो चीटिंग होती है या फिर वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट की चाहत है वो पूरी नहीं कर पाते कंज्यूमर की? जी, अगर हमें ई कॉमर्स रूल को और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अमेंडमेंट हुआ था उनको एक साथ देखें तो अब कंज्यूमर्स के लिए शिकायत दर्ज करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शिकायत दर्ज करने का जो क्षेत्र था वो वहाँ था जहाँ पे प्रोडक्ट सेलर या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर रहता हो या जहाँ उसका ऑफिस हो या जहाँ पे सामान खरीदा गया हो। लेकिन अब एक कंज्यूमर वहाँ से भी शिकायत दर्ज कर सकता है जहाँ पे कंज्यूमर रहता है और साथ ही वो इलेक्ट्रॉनिकली भी शिकायत दर्ज कर सकता है। साथ ही साथ अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो ई कॉमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत स्पेसिफिक कर दी हैं। जैसे कि बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल ऐसे भी बेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए बहुत सारे
चीज़ें करते थे, अब उन सबको लेजिस्लेट करके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर दिया गया है। जैसे कि आप ई कॉमर्स में अपना लीगल एड्रेस देंगे, अपना ज्योग्राफिकल एड्रेस देंगे, अपने हेडक्वार्टर्स का, उनके ब्रांचेस का, अपने ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर का एड्रेस देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, ईमेल आईडी देंगे। साथ ही साथ कंज्यूमर और ई कॉमर्स का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो जिन मैन्युफैक्चरर्स के गुड होस्ट करते हैं उनके साथ जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके भी डिटेल्स देंगे। उन कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर वो किसी मैन्युफैक्चरर्स को कोई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं तो वो उसके भी डिटेल्स कंज्यूमर को प्रोवाइड कराएंगे। कंज्यूमर जो एक गुड्स देखते हैं उसकी जो रैंकिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है। अभी तक कंज्यूमर्स को लगता था कि ये जो गुड्स हम देख रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे वो एक एल्गोरिथम के थ्रू दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अब वो रैंकिंग किस प्रोसेस के थ्रू है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को वो प्रोसेस, वो पैरामीटर्स और वो पैरामीटर्स जो है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है एक रैंकिंग बनाने के लिए, और वो किस प्रोसेस के थ्रू वो रैंकिंग पे आते हैं, वो सारा प्रोसेस कंज्यूमर को समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेसिफिक पीनल प्रोविजंस बनाए गए हैं। अगर आपके गुड्स एडल्टरेटेड हैं तो उसके लिए पीनल प्रोविजंस है। अगर आप एडल्टरेटेड गुड्स के इस्तेमाल से आपको कोई इंजरी होती है जिसमें आपको ग्रीवियस हर्ट नहीं होता है तो आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आपको कोई इंजरी हो रही है जिसमें आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाती है तो आपको 7 साल तक की सज़ा होती है और आपको 5 लाख तक का जुर्माना होता है। और अगर अगर एडल्टरेटेड डिफेक्टिव गुड्स से आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है। और साथ ही जो आपने बोला काउंटरफिटिंग गुड्स के लिए भी पीनल प्रोविजंस है कि अगर आप काउंटरफिटेड गुड्स यूज़ कर रहे हैं और अगर उस गुड्स के थ्रू किसी को इंजरी हो जाती है जिसमें ग्रीवियस हर्ट नहीं होता है तो 1 साल तक की सज़ा है और 3 लाख तक का जुर्माना है। अगर उसमें ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो 7 साल तक की सज़ा है और 5 लाख जुर्माना है। अगर उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है और 10 लाख जुर्माना है। और साथ ही ये सारे जो ऑफेंसेज हैं ये कॉग्निजिबल हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं। और एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, प्रोडक्ट लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरर पे, सर्विस प्रोवाइडर पे और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सब पे गिरती है। उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट से जो इंजरी या हार्म हुआ है उसके लिए सब लोग लाइबल होते हैं। बिल्कुल। और राजेश जी, ये जो प्रोडक्ट लायबिलिटी का क्लॉज है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके चलते न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट ही ऑनलाइन मैं कहूँ कि मार्केट में आएंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कहूँ किया है रूल्स के जरिए, उसको कैसे देखते हैं आप? कविन जी, ये क्योंकि जैसा जी ने, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई थिंक जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी अटैच होगी मार्केट प्लेसेस पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के, उसके रहते हुए वो ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस कर पाएंगे जितना उनको लॉ में परमिसिबल है। ऑलरेडी काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। एक मार्केट प्लेस की लायबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, इन्वेंट्री बेसिस थोड़ी ज़्यादा होगी। मेरा ये मान के चलना है कि जो चीज़ कंज्यूमर के लिए अच्छी है वो फाइनली बिजनेस के लिए भी अच्छी है। सो इसके लिए अगर मार्केट प्लेसेस नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगी, एक्स्ट्रा मैन पावर लगाएंगी, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, फाइनली वो सबके हित में है। ऑलरेडी काफ़ी केसेस मार्केट प्लेसेस या ई कॉमर्स के अगेंस्ट होते हैं। कई केसेस हायर कोर्ट में जाके ओवरटर्न हो जाते हैं क्योंकि लॉ क्लियर नहीं था। आई थिंक लॉ के क्लियर होने से जुडिशरी के हर लेवल पे क्लैरिटी आएगी डिसीजन मेकिंग की, जो ओवरऑल सेक्टर के लिए बहुत बेहतर है। और एक और राजेश जी जो पॉइंट इन रूल्स में दिखता है उसको लेकर थोड़ा सा, क्योंकि कई जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और मैं कहूँ एग्रीगेटर हैं, उन्होंने इसको लेकर थोड़ी आपत्ति जाहिर की है। वो है कैंसिलेशन चार्ज को लेकर। नए रूल से कहते हैं कि कंपनी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगा सकती है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना और एक्सपर्ट भी ऐसा मानते हैं कि हिंदुस्तान में ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है कि बुक करने के बाद कैंसिलेशन का रेशियो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है कई बार, और कैंसिलेशन चार्ज ना लगने से ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपका क्या मानना है कि ये वाकई ठीक कदम होगा या फिर इसको थोड़ा सा इसमें और अभी रिफाइन करने की ज़रूरत होगी? कविन जी, कैंसिलेशन चार्ज अभी तक ई कॉमर्स कंपनीज मोस्टली लगाती नहीं हैं, एटलीस्ट जो प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस हैं, क्योंकि कस्टमर के पास पूरा राइट है कि वो सामान लेके भी वापस कर सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर कोई रास्ते में कैंसिल करता है तो
बेटर है, क्योंकि पूरा खर्चा नहीं होता डिलीवरी करने। बट अगर आप एक कैब सर्विस को देखें जिसमें एक ड्राइवर एक पहुंच गया डेस्टिनेशन पे, तब कस्टमर ने कैंसिल किया, तो उसका एक्चुअली एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है। सो आई थिंक इसको देखना पड़ेगा केस टू केस, जहाँ पे एक्चुअली सेलर का या सर्विस प्रोवाइडर का एक्चुअल एक्सपेंस हो चुका है, उन केसेस में कैंसिलेशन परमिसिबल होनी चाहिए एक चार्ज लगा के। बट फॉर प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस कैंसिलेशन ना तो अभी लगता है और ना ही आगे लगेगा। ओके रविंद्र जी, कैंसिलेशन को लेकर कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा हार्ड रूल कर दिया है आप लोगों ने, क्या इसमें थोड़ा सा गुंजाइश हो सकती थी और इतना ज़्यादा हार्ड रखने के पीछे वजह? और दूसरा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सेलर के तौर पर उसमें डिफरेंशिएट कैसे होगा और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स इन दोनों के बीच में रही हैं। देखिए, जो कैंसिलेशन का है उसके मामले में अभी तो ये रखा है कि कैंसिलेशन नहीं लगा सकते अनलेस के ई कॉमर्स कंपनी को कोई कॉस्ट खुद पड़ी। तो वहाँ जहाँ पर भी कंपनी को कॉस्ट खुद पड़ रही है वहाँ पर कैंसिलेशन चार्ज लगाने का राइट उनको दिया गया है। और मैं नहीं सोचता हूँ कि इस कारण से इसमें कोई बहुत ज़्यादा अनईजी सिचुएशन ई कॉमर्स कंपनीज के लिए बनती है। ओके और जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सेलर्स के तौर पर हैं, क्योंकि कई आरोप लगे कि जो एग्रीगेटर हैं वो कुछ फेक या फिर डुप्लीकेट कंपनियों के थ्रू प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, फिर अपने फोरम के जरिए उसको हाई रेटिंग कर या प्रेफरेंशियल वैल्यूज के साथ उनको सेल करते हैं। तो इस पूरे धंधे को कैसे रोकेंगे? देखिए, इसमें जो दो चीज़ें हैं, एक तो है कि जो ई कॉमर्स कंपनीज खुद अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं उनके केस में इशू नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी दे आर सेइंग दीज आर माय प्रोडक्ट एंड आई एम सेलिंग देम। ये इशू आता है जहाँ पर मार्केट प्लेस मॉडल्स हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ जगह पे ये देखा कि कंपनियों ने इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं कि कंपनी टू अ लार्ज एक्सटेंट कंट्रोल बाय देम, बट वो किसी दूसरे सेलर की तरह बेच रहे हैं और वहाँ पर फिर वो कहते हैं कि थर्ड पार्टी है, सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और हमने यहाँ देन वो सेलर ट्रेसेबल नहीं होता। तो एक जो ये ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है कि जो सेलर है उसके बारे में आप पूरी डिटेल दीजिए, क्योंकि ये इनिशियली इशू आया भी था और कई कॉमर्स कंपनीज ने रेज भी किया था कि अगर हम अपने सेलर्स की डिटेल दे देते हैं तो जो इंटरमीडिएटरीजाइजेशन है इसके होने के चांसेस हैं कि लोग सीधा उनसे खरीदने लगेंगे, हमारे यहाँ से सेलर हट जाएगा और कुछ बाहर के संग लग जाएगा। तो उस इशू को भी देखते हुए इसको रखा गया है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सेलर अवेलेबल होनी चाहिए कंज्यूमर को, ताकि उसको मालूम हो कि रेमेडी उसकी किसके आगे एग्जिस्ट करती है। अगर ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तो जो भी लीगल एक्शन है उनके अगेंस्ट दैट कैन बी टेकन। एंड दूसरा इशू ये है कि उसके अलावा भी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारी जो FBI पॉलिसी है उसके अंदर भी लीगल स्ट्रक्चर्स, तो हम लोग इनकी इंक्वायरी करते हैं और अगर ये पाया जाता है कि इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया है तो ED के थ्रू जांच वगैरह होकर इसके अंदर कार्रवाई होती है, जो कि FBI पॉलिसी के अंदर होती है। प्लस आई बिलीव कि जो हमारा ये नए रूल्स आए हैं इसके अंतर्गत भी हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स को अगर मिसयूज किया जाता है तो कार्रवाई करते हैं। ओके शीर्षी, आखिर में मैं चाहूँगा कि 2 पॉइंट, एक तो व्यूअर्स के लिए कि नए रूल्स के बाद ई कॉमर्स के थ्रू अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो क्या खास बातों का ध्यान रखें, और अगर वो चीज़ें फील करते हैं तो तुरंत उनको क्या कदम उठाना चाहिए? जी, पहले तो अगर ई कॉमर्स में खरीदारी के बाद आप चीटेड फील करते हैं तो नए ई कॉमर्स रूल के अंदर हर ई कॉमर्स पोर्टल को और हर मैन्युफैक्चरर को एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना है, साथ ही में एक ग्रीवियंस ऑफिसर बनाना है। तो जो आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको आप अपने कॉल सेंटर मैकेनिज्म के जैसे ले लीजिए, जैसे कि आपको एक ग्रीवियंस होता है, आप उस पर कॉल करते हैं और वो आपकी कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, और बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल पे वो आपको एक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर भी देते हैं। लेकिन अब ये कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर देना एक कानूनी जिम्मेदारी है, इस लेजिस्लेशन के अंदर ये ड्यूटी है ई कॉमर्स की।
तो आपको वो कस्टमर केयर से आपको एक ग्रीवियंस रिड्रेसल नंबर मिलेगा। तो आपका कस्टमर केयर पे ग्रीवियंस सॉल्व होता है, नहीं तो आप उसको जो ई कॉमर्स पोर्टल का और मैन्युफैक्चरर का ग्रीवियंस ऑफिसर है उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रीवियंस ऑफिसर के डिटेल्स ई कॉमर्स पोर्टल आपको अपने पोर्टल पे ही अवेलेबल कराएंगे, उनका नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका ऑफिस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर। वो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर आपका ग्रीवियंस 48 आवर्स में एक्नॉलेज करेगा और विद इन 30 डेज सॉल्व करेगा। अगर आपकी ग्रीवियंस यहाँ पे भी सॉल्व नहीं होती है तो आप किसी भी जगह से जहाँ पे कंज्यूमर रहता है या जहाँ पे विक्रेता का ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है या प्लेस ऑफ रेसिडेंस है या जहाँ पे गुड्स खरीदे थे, इनमें से किसी भी जगह पे अगर आपका ग्रीवियंस 1 करोड़ से ऊपर तक का है लाइबिलिटी ई कॉमर्स फोरम की, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, नहीं तो स्टेट फोरम में, बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़ स्टेट फोरम में एंड अबव 10 करोड़ आप नेशनल फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसमें जो नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, डेफिशिएंसी इन गुड्स, जिसमें डेफिशिएंसी इन गुड्स एंड सर्विसेज में जैसे आपको ई कॉमर्स रूल्स में आप ई कॉमर्स रूल्स देखेंगे तो डिफरेंट तरह के मार्केट पोर्टल्स के लिए डिफरेंट ड्यूटीज दी हुई हैं कि लीगल ऑफिसेज मेंशन करो, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स मेंशन करो। अगर इनमें से कुछ मेंशन नहीं है तो भी ये डेफिशिएंसी इन सर्विस की कैटेगरी में आएगा और आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी काफी कमेंट इन रूल्स के बाद में जो ग्रोथ है ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़नी चाहिए, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि जो रूल्स हैं उनको प्रैक्टिकली जो हमारे एग्रीगेटर हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फॉलो करेंगी। हाँ सर, बिल्कुल। आई थिंक ये ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। कहा रविंदर जी ने, आई थिंक शॉर्ट टर्म में शायद कुछ सेलर्स को प्रॉब्लम आएगी रिसोर्सेज की, क्योंकि उन पे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है। पहले भी शायद वो करना चाहते थे पर वो लीगल रिक्वायरमेंट है, तो शॉर्ट टर्म शायद थोड़ा कुछ सेलर्स पे इम्पैक्ट आए। बट आई थिंक 2 या 3 महीने के बीच में जितना भी एक्स्ट्रा कंप्लायंस इंट्रोड्यूस किया गया है, मार्केट प्लेसेस और सेलर्स उस लेवल पे आ जाएंगे कि वो नए रूल्स के कंप्लायंस में चल रहे हैं। एंड आगे दिवाली सीजन आ रहा है, आई थिंक कस्टमर्स शुड एक्सपेक्ट बेटर सर्विस, मोर रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स कंपनी। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और समझाने के लिए कि नए ई कॉमर्स के लिए जो नियम हमारे सामने हैं वो किस तरीके से हैं, क्या उसका दायरा है और कैसे एक कंज्यूमर के तौर पर आप उन नियमों से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर आपके साथ चीटिंग होती है, आपके साथ जो प्रोडक्ट जिसके लिए आप प्राइस पे करते हैं वो आपको नहीं मिलता है, और उसका रास्ता क्या हो सकता है। और साथ ही साथ ये ई कॉमर्स कंपनियों को भी ध्यान रखना है कि जो नियम है उनको पूरी तरीके से वो लागू करें और कंज्यूमर के साथ जो रिलेशन है उसको ज़्यादा पारदर्शी बनाएं। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।